और चलिए अब राजस्थान में कोरोना की स्थिति को लेकर आपको अपडेट कर दें। मरुधरा में आज 58 केस अब तक सामने आए हैं, वहीं 3 लोगों की आज कोरोना की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 65 लोगों की कोरोना से जान गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2720 हो चुकी है। याद रखें ये आंकड़ा पहला केस आने से लेकर अब तक जितने भी केस आए हैं वो दिखा रहा है। 2720 में से 1121 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। वहीं ठीक होने पर 714 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब कुल 1534 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है। तो 2720 कुल केसेस कोरोना के अब तक प्रदेश में डिटेक्ट किए गए। इनमें से कईयों का इलाज चल रहा है। अभी फिलहाल एक्टिव केस 1534 माफ कीजिएगा, सभी का इलाज चल रहा है। 1534 लोग इस दौरान एक्टिव केस हैं। बाकी का जो आंकड़ा बचता है उनमें से 714 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 65 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर है। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जांच पर जोर दिया। से ज्यादा हम सैंपल ले चुके हैं अब तक। तो राजस्थान चुनिंदा 1-2 राज्यों में है जहाँ टेस्टिंग की बात हो, चाहे सैंपल लेने की बात हो, और पॉजिटिव से नेगेटिव होने का परसेंटेज भी हमारा जबरदस्त है। 1116 लोग हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। उनमें से आज की स्थिति में 10,000 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे डिपार्टमेंट ने डेवलप की है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप करें, और उनका जो डायरेक्शन है कि हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो। हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर पाएंगे। जो 2 मार्च को स्थिति थी, हम एक भी टेस्ट करने की स्थिति में नहीं थे। आज 2 मार्च से लेके 2 मई आया है, हमने 10,000 टेस्ट राजस्थान में पर डे करने की कैपेसिटी डेवलप की है। ये हमारे विभाग के लोगों की मेहनत का नतीजा है और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है और उनके निर्देश हैं। उसी की अनुपालना में राजस्थान आज तैयार है कोविड से लड़ने के लिए कि भी ये जो भी आएंगे बाहर से, इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद इनको क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। या तो ये होम क्वारंटाइन में रहे 14 दिन, या फिर सरकारी क्वारंटाइन की फैसिलिटी में रहे। और लॉकडाउन 3.0 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से सहयोग की अपील की है। रेड जोन को ग्रीन जोन बनाने में योगदान दें, ये अपील उन्होंने की है। उन्होंने लिखा है, लॉकडाउन में गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसकी पालना की जरूरत है। हर जोन के लिए विशेष गाइडलाइंस हैं, इनका कड़ाई से पालन करना होगा। घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, बाहर जाने पर मास्क लगाएं, भीड़ इकट्ठा न करें और ये भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी लोग भूखे न रह जाएं। राज्य सरकार स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, ये उन्होंने इस ट्वीट के जरिए आश्वस्त किया। देश में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। राजस्थान में इसे लेकर सरकार का क्या प्लान है, वहीं दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिकों और प्रवासियों को लेकर क्या प्लान है, इन्हें लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। लॉकडाउन जो किया गया था उसके पहले, पूरे देश में जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता कर्फ्यू नाम की एक चीज लगाई थी, और उससे जनता में ये इस बात को तैयार रखने के लिए, ये जो है अवेयरनेस के लिए कि ये जरूरी है, कोरोना से अगर लड़ना है तो इस तरीके के पाबंदियां जो सरकार लगाएगी उसकी अक्षरत पालना करना जनता के लिए जरूरी है। और जनता का सहयोग भी मिला। निश्चित तौर पर लॉकडाउन जो बढ़ा, 2 बार बढ़ गया, अब आज तीसरी बार फिर केंद्रीय सरकार ने जो है 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। मोटी बात यह है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे किस तरीके से कम किया जाए। कहाँ कुछ जो आपका चाहे बाजार हो, चाहे और दूसरी और चीज़ें हों, जिनको मजदूरों को नौकरी है, औद्योगिक उत्पादन है,
उद्योगों का जो शुरुआत करना है, तो ये व्यापारिक एक्टिविटीज़ जितनी भी है, बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह, वो ये सब किस प्रकार से चालू हों। इसीलिए लॉकडाउन में कुछ शर्तें केंद्रीय सरकार ने भी दी हैं। जो केंद्रीय सरकार की एडवाइजरी जारी हो रही है उसमें भी कुछ शर्तें दी है, और कुछ राजस्थान की सरकार भी सोच रही है कि सब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं ये समझ करके चलता हूँ कि इसको जहाँ जहाँ पर भी ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर अभी भी कोरोना के जो है मरीज सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि टेस्टिंग भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुई है। जयपुर जिला प्रशासन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के इंतजाम में जुटा है। शुक्रवार को नागौर से मजदूरों को ट्रेन से रवाना करने के बाद अब यूपी के मजदूरों को रोडवेज से भेजने की तैयारी है। ये मजदूर शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं। संवाददाता बाबूलाल धायल ने जयपुर के एडीएम अशोक कुमार से बातचीत की। मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने और उन्हें अपने घर तक लाने के लिए गहलोत सरकार ने जो प्रयास शुरू किए थे वो अब सबके सामने नजर आने लगे हैं। मेरे साथ में जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार हैं, जिनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर जयपुर में कितने मजदूर अब तक आए हैं और कितनों को आपने अब तक घर पहुंचाया है। किस तरह की कोशिशें आप लोगों ने करी हैं जो अब असर दिखाने लगी है? हमारे जयपुर जिले में जो जितने भी मजदूर आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उनका सभी मजदूरों का यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके रजिस्ट्रेशन के उपरांत उनको भेजने की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। कल सबसे पहले एक जो ट्रेन है कल शाम को यहाँ से रवाना कर चुके हैं, जो कि बिहार पटना गई है। उसमें नागौर जिले के करीब 1216 जो मजदूर थे उनको यहाँ से रवाना कर दिया है, और वो संभवतः है आज वहाँ पर ट्रेन है वो पहुँच जाएगी। इसी तरह से जो राजस्थान के अंदर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन चालू है। वो ई मित्रा साइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे वार रूम के नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली कोटा से जहां कार धू कर जल गई, दूसरी जयपुर से जहां जंगल आग की लपटों से दहल उठा, और तीसरी तस्वीर राजसमंद की जहां बाड़े में आग लग गई। राजसमंद के पीपली अहिरान गांव में देर रात हीरालाल भील के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों ने वहां बंधे मवेशियों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाने की कोशिशें की। नगर परिषद की दमकल को सूचना देकर बुलाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बाड़े के मालिक को भारी नुकसान हुआ है। इधर कोटा में आग के तांडव की तस्वीरें आई। बीच सड़क पर एक कार जलकर राख हो गई। बर्निंग कार की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 5 दिन में आग लगने की ये तीसरी घटना है जिससे इलाके में दहशत है। और खबर टाइगर रिजर्व रणथंभौर के फलौदी रेंज के कालीघाट नाके की, जहां अचानक भीषण आग लग गई। जंगल में लगी आग देखते ही देखते तेजी से बढ़ी। घटना की सूचना मिलते ही वनकर्मी हाथों से ही आग को बुझाने में जुट गए। वहीं जंगल में आग जारी है। फिलहाल रणथंभौर के अधिकारियों ने आग पर जल्द काबू पाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ मौके पर भेज दिया है। बात न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर को धमकी की, जिसे लेकर यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। यूपी के एडीजी एलओ पीवी रामाशास्त्री ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज कर मुख्यालय को सूचित करेगी, जिसके बाद साइबर सेल को जांच दी जाएगी। बता दें कि कल देश के नंबर 1 डिबेट शो आर पार में एआईएमआईएम नेता ने धमकी दी थी, जिसके बाद न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिडिल ईस्ट से फोन पर धमकी मिलने लगी। इसकी जानकारी देवगन ने ट्वीट कर दी। ट्विटर पर अमीश देवगन को भारी समर्थन मिल रहा है। बता दें ट्विटर पर इस वक्त आई सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। घटना के बाद राजनीतिक दलों ने इसकी घोर निंदा की। अमीश देवगन एक बेहतरीन पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं, और वो राष्ट्र की बात करते हैं। वो धर्म जाति को देखकर बात नहीं करते। लेकिन जिस तरह की भाषा उनके साथ एआईएम के वर्कर ने बोली और जिस तरह से धमकी उनको मिल रही है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि अमीश देवगन ने
के साथ एक पत्रकार के नाते, लोकतंत्र का चौथा खंभा होने के नाते उनके साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके साथ पूरा देश खड़ा है और जिन लोगों ने इस तरह की भाषा बोली है और जिस तरह की धमकी दी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अमीश देवगन जी को सुरक्षा देनी चाहिए। उनकी बहस से देश को बहुत फायदा होता है। अब उनके इस तरीके की बहस करने के बाद उनको फोन आना, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। जिस व्यक्ति ने फोन किया है उसको पकड़ना चाहिए और उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि जिसने भी फोन किया है, जिसने भी मीडिया को धमकाने की कोशिश किया है, जिसने वरिष्ठ पत्रकार को धमकाने की कोशिश किया है, वो किसके इशारे पे काम कर रहा है। वो किसी जमात का मेंबर है, किसी पीएफआई जैसे संगठन का मेंबर है, या किसी नेता के इशारे पे उसने फोन किया है, या खुद अपनी इच्छा से फोन किया है। मुझे लगता है इसकी गंभीरता से जांच होनी बहुत जरूरी है। समर्थन करना या विरोध करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन अगर किसी के विचार से हम सहमत नहीं हैं या किसी पत्रकार को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसे धमकी देना ये निंदनीय है। अमीश देवगन को जो धमकी मिली है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कानून के नज़रिए से भी यह अपराध है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन फ़ोन कॉल्स की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अमीश देवगन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी मिलने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अमीश देवगन जी, कल से आपको डराया और धमकाया जा रहा है क्योंकि आपने एआईएमआईएम के पार्षद की गुंडागर्दी को एक्सपोज किया। यही यदि किसी तथाकथित डिजाइनर पत्रकार के साथ होता तो अभी तक अरब देशों तक गूंज चली जाती। #I support अमीश देवगन। वहीं बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की। कि अरुण चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा है कि अमीश देवगन को कल एआईएमआईएम के पार्षद द्वारा पुलिस को धमकाने की खबर दिखाने के बाद से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अगर उनकी जगह किसी तथाकथित प्रगतिशील पत्रकार को धमकी दी जाती तो देश के सभी धर्मनिरपेक्ष संगठन अब तक सारी दुनिया को सिर पर उठा चुके होते। मेरा मानना है ऐसे लोग किसी भी सभ्य समाज के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ कानून के साथ साथ सामाजिक आधार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर को धमकी के मामले में अमीश देवगन के साथ संत समाज समर्थन में खड़ा हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घटना की घोर निंदा की और एआईएमआईएम पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि ऐसे लोगों से सरकार सख्ती से निपटे। इस देश में पत्रकारों को धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां पर लॉकडाउन से बचने के लिए सीमेंट मिक्सर के ट्रक में 18 लोग छुपाकर ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की निगाहों से बच नहीं पाए। बताया जा रहा है ये सभी महाराष्ट्र से लखनऊ के सफर पर निकले थे। क्षिप्रा चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सांवेर थाने में ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक एक कर लोग मिक्सर से निकलते नजर आ रहे हैं। एक एक कर इसी तरह से करीब 18 लोग इस मिक्सर मशीन से निकले। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। आज उज्जैन रोड पर जो हमारा नाकाबंदी पॉइंट लगा हुआ है उस पर एक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर को रोका गया और वहाँ लगी हमारे इंदौर ट्रैफिक के सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम के द्वारा जब शंका हुई तो उसमें देखा गया तो 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए और ये बेहद ही संवेदनहीनता के साथ लोगों को ले जाया जा रहा था और इन सभी को निर्धारित स्थानों पर भेजा गया है और उसके बाद इस वाहन को सांवेर थाने भेज के इसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
उधर एमपी के शिवपुरी में लापरवाही की हद पार हो गई। दिखाते हैं, देखिए यहां पर एक समाजसेवी एक गांव में साबुन की पेटियां लेकर पहुंचे तो क्या हुआ। साबुन देखते ही लोगों में उसे लूटने की होड़ मच गई। समाजसेवी महामारी से बचने के उपाय बताने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। और अब देखिए एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका दिल भर जाएगा। कलेजा कांप जाएगा, दिल रो पड़ेगा, आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे और मन कचोटने लगा यह मंजर देखकर। पैरों में छाले तो आपने सुने होंगे, लेकिन ऐसे फफूलों को नहीं देखा होगा। यह तस्वीर चीख चीख कर कामगारों पर कोरोना काल के दर्द को बेदर्दी से बयां कर रही है। आखिर बंदी में कैसे बंद कर रह जाते। जिस जिंदगी को बचाने के लिए देश भर में लॉकडाउन हुआ, उस बंदी में इस युवक की जिंदगी भी लॉक हो गई। जैसे तैसे लॉकडाउन में 1 महीना गुजार दिया, लेकिन परदेश में जब जेब पैसे से जवाब दे गई तो दाने दाने को मोहताज हो गए। तो जीने के जिद में पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा ये युवक अपने घर की ओर। न दिन देखा, न रात देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी। रुकना नहीं है, बस घर पहुंचना है। मन में बस यही विश्वास आगे की दर्द भरी दास्तां सुनाए उससे पहले इस युवक के बारे में जान लीजिए। ये युवक यूपी के एटा का रहने वाला है। उदयपुर में टाइल्स फैक्ट्री में काम कर रहा था। 3 साल से काम के सहारे गुजर बसर कर रहा था, लेकिन कोरोना का वार और लॉकडाउन उपचार बस कंपनी पर ताला लग गया। काम छिन गया और जीने के लाले पड़ गए। खुद के भरोसे जब तक मुमकिन हुआ तब तक जिंदगी की गाड़ी खींची, लेकिन घर से दूर जब हिम्मत जवाब देने लगी तो बचा खुचा हौसला समेटा और निकल पड़े सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल। 22 अप्रैल को उदयपुर को अलविदा कहा और चलते चलते दौसा पहुंच गया। घर की दर्द भरी डगर में सांसें फूलने लगी, शक्ति शरीर का साथ छोड़ने लगी। 9 दिन तक लगातार चलने से दोनों पैर फफूलों से भर गए। दर्द भरे सफर से थकान ने घेरा तो रास्ते में पुलिया के नीचे थोड़ा सुस्ताने बैठ गए। जख्मी पैर थर थर कांप रहे थे। इस बीच वहां से गुजर रहे दौसा के मनोज राघव की नजर पड़ गई। इंसानियत का फर्ज निभाया। हालात के मारे इस युवक को खाना और पानी की बोतल थमा दी। रहा नहीं गया तो फेसबुक से युवक के दर्द को दुनिया तक पहुंचा दिया। इतना मोटा इसके अलग अलग भाषा में जिसको बोलते हैं पैर में, हमारे राजस्थान में तो इसको छाला बोलते हैं, कहीं फोगा बोलते हैं। ये पैदल चलते चलते इसका ये हाल है भैया का। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक प्रवासी मजदूरों के पर्याप्त इंतजाम में जुटी है, लेकिन घर जाने की जिद में ऐसे जख्म तो देखने को मिल ही रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष की रिपोर्ट। टोंक में एक युवक अपनी कला के जरिए लॉकडाउन को लेकर संदेश दे रहा है। कन्हैया सोनी बादामगिरी पर स्टे होम का संदेश दे रहे हैं। बादामगिरी पर बेहद खूबसूरती से बनाई गई इन तस्वीरों को सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और सेफ्टी का संदेश दे रहे हैं। अंदर हैं और मैं भी कर्फ्यू का ही पालन कर रहा हूँ। एक कलाकार हूँ और मैंने अपनी पेंटिंग द्वारा कोरोना का संदेश देने की कोशिश की है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे सफाई कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे भी यही आशा करता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।